नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 23 है या पार्ट नंबर 22 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 4 जो है ना आपको यहाँ पर 30 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 7 जो है ना इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है ना कि 4 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 30 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 7 को करेंगे। देखिए अगर 4 में ठीक है ना, तो 4 में क्या करते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको 26 है, ठीक है, 26 को जोड़ देंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको 26 को इसमें भी जोड़ देंगे, 7 में भी जोड़ेंगे तो क्या, देखिए यहाँ पर कितना गया था, 4 3 7, यहाँ पर आपको कितना गया 34 आना चाहिए। 34 देखिए किस ऑप्शन दिया है, नहीं दिया है। इसका मतलब कि इस तरह से प्रश्न को सोल्व नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए लॉजिक इसमें कैसे लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका दिख रहा है 4 दिख रहा है, ठीक ना, ये 4 दिख रहे हैं। तो 4 में क्या करते हैं, 7 ले गुना करेंगे, 7 चौक 28 होता है, 28 में 2 को जोड़ देंगे, कितना क्या है, ये 30 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यानी 7 दिख रहे हैं, 7 में भी क्या करते हैं, ये 7 में 7 से गुना नहीं करेंगे। अगर 7 में 7 से गुना करेंगे तो 7 7 49 हो गया, ठीक है। और 49 में 2 को जोड़ देंगे, 51 आ गया। देखिए 51 भी दिया है, नहीं दिया है। इसमें भी क्या करेंगे ना, देखिए यहाँ पर आपको 4 से क्या हो रहा है, देखिए 4 से यहाँ पर 7, 4 से क्या किया है, 7 आया है, यानी इसमें 3 को जोड़ दिया है। जब 3 को जोड़ा है तो 7 से गुना किया है, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 7 दिख रहा है, तो 7 में भी क्या करते हैं, 3 को जोड़ देंगे। जब 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको 10 ले गुना करेंगे, तो 7 में 10 ले गुना करेंगे और 2 को जोड़ देंगे। जब 7 में, तो यहाँ पर देखिए, तो 7 में क्या करते हैं, यहाँ पर गुना करेंगे 10 ले, तो 70 हो गया। 70 में 2 को जोड़ देंगे, कितना गया, 72 आ गया। यानी इस प्रश्नावली चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 72 हो जाएगा। तो 72 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका 835 लेकर है, 836 हो रहा है, 36 ले यहाँ पर 39 हो रहा है, 39 ले यहाँ पर 44 हो रहा है, और 44 ले यहाँ पर 51 हो रहा है। 51 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको 835 ले 36 रहा है, यानी +1 कर रहा है, और 36 ले कर 39 हो रहा है, तो यहाँ पर आपको +3 कर रहा है, और 39 ले यहाँ पर 44 कर रहा है, तो यहाँ पर प्लस आपको 5 कर रहा है, और 44 ले क्या लिख रहा है, 51 लिख रहा है, तो यहाँ पर आपको 7 कर रहा है, ठीक है। 44 में 51 छोड़ रहा है, तो यहाँ पर 7 कर रहा है। अब देखिए तो उसी प्रकार से क्या करेंगे ना, यहाँ पर आपको 51, यानी 851 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे, जो अगला संख्या आएगा, तो यहाँ पर आपको 9 को जोड़ देंगे। देखिए क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 3 5 7 9, ठीक है, यानी 851 में क्या करेंगे, 9 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको 60 आ जाएगा, यानी 800 कितना गया, ये 60 आ गया। तो 860 इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर संख्या को भरा जाएगा। तो यहाँ पर आपको 860 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए कि सहाना अपनी कक्षा में यानी ऊपर से 4थे और नीचे से 18वें स्थान पर हैं, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक सहाना है, ठीक है ना। देखिए बोल रहा है कि एक सहाना है, सहाना अपनी कक्षा में ना ऊपर से क्या है, ये 4थे स्थान पर है, और नीचे से क्या है, वो 18वें स्थान पर है। तो उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का सबको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना, जो सहाना है ना, वो सहाना अपनी कक्षा में कितना है, देखिए ऊपर से 4थे है, तो ऊपर से 4था को रख लेंगे, ठीक है। आगे बोल रहा है कि नीचे से 18वें स्थान पर है, तो नीचे से यहाँ पर आपको 18वें स्थान पर देते हैं, ठीक ना। अब बोल रहा है कि कक्षा में कितने विद्यार्थी है, यानी कक्षा में कुल विद्यार्थी या कितने विद्यार्थी पूछेगा ना, तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे और -1 कर लेंगे, ठीक ना।
देखिए इनको आपको जोड़ेंगे तो कितना गया, 18 4 22 होता है, ठीक है ना। और 22 में एक को यानी माइनस करेंगे, कितना गया, ये 21 गया, कितना गया 21 गया। यानी उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 21 गए। 21 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी FOUR को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 58 12 के रूप में, और ROUT को यहाँ पर 56 28 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो दी गई कूट भाषा में टी का कूट क्या होगा आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा दी है, ठीक है ना। देखिए एक निश्चित कुट भाषा दी है जिसमें यहाँ पर FOUR को क्या लिख रहे हैं यानी 58 12 के रूप में लिखा जाता है, ठीक है ना। और उसी रूप से देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि ROUT को यहाँ पर 56 28 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो दी गई कूट भाषा में टी का कूट क्या होगा आपको इसी को बताना है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं कि देखिए FOUR, ठीक है ना, FOUR इनको क्या लिख रहे हैं, तो देखिए यानी 58 और 12 लिख रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं ROU और T लिख रहे हैं, ठीक है ना। इनको भी क्या लिख रहे हैं, देखिए 56 और 28 लिख रहे हैं, ठीक है, 28 हो गया। उसी कुट भाषा में बताना कि देखिए टी को क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर टी का पूछा है, ठीक है ना। अब देखिए इस तरह के सवाल में क्या होता है, देखिए इस तरह के सवाल में ना ये आपको क्या दिख रहा है, अक्षर दिख रहे हैं, इसमें कौन मिला, ये आपको संख्या दिख रहा है, इसमें भी आपको कौन मिला, ये जो आपको दोनों में कौन मिलेगा ना वही आपको आंसर होगा। जैसे में ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए FOUR दिखे, ठीक है। देखिए ये तीनों का मिल रहा है कॉमन, देखिए AOUR, देखिए यहाँ पर भाई OU और यहाँ पर R, इन तीनों आपको कॉमन मिल रहा है ना, ये कॉमन हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, F कॉमन हो गया, यहाँ पर आपको T कॉमन हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको संख्या में रखेंगे, संख्या में देखिए यहाँ पर कौन कौन सा मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और इसमें देखिए 5 मिल रहा है तो 5 मिल रहा है, 8 मिल रहा है तो 8 मिल रहा है। लेकिन इसमें देखिए 1 कॉमन हो गया, इसमें आपको यहाँ पर 6 कॉमन हो गया, ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे टी का पूछा है। जब आपसे टी का पूछा है तो टी का क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। टी का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर वही हमसे एफ का पूछता तो एफ का आनी 1 होता है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, टी का पूछा है, तो टी का यहाँ पर आपको 6 हो जाएगा। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी 1 में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 5 यानी तीन अंकीय संख्याओं पर आधारित है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको 5 को संख्या दी है जो 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, यानी देखिए यहाँ पर 426 लिखा है, 3 गो अंक दिया है, लेकिन यहाँ पर 5 गो संख्या है, ठीक ना। आगे देखिए, आगे इसमें बोल कर है सवाल, देखिए यहाँ से पूछा है कि यदि सभी संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी असंख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए यहाँ बोल रहा है कि यह प्रश्न नीचे दी गई 5 और 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। यहाँ पर आपको 5 को संख्या दी है जो 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। सवाल देखिए यहाँ से पूछा है यदि सभी संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। यानी इसका कहने का मतलब होगा कि यहाँ पर आपको एक संख्या लिखा है, इन संख्या को हम जब आरोही क्रम में सजाएंगे ना तो कितने यानी संख्या का स्थान जो है वो अपरिवर्तित यानी बदलेगा नहीं, और बाकी आपको इसी को बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, इन संख्या को लिखते हैं। देखिए यानी इन संख्या को क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजाते हैं, ठीक है ना, और इसको सबको आरोही क्रम में सजाते हैं। देखिए इनको आरोही क्रम में कैसे सजाएंगे, तो यहाँ पर आपको आरोही 125, हाँ देखिए यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा 125 हो गया, ठीक है ना, 125 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको 357 दिख जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपको 400 क्या रहेगा 26 आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर आपको क्या जाएगा, ये 489, ठीक है ना, ये 489 आ जाएगा, फिर ठीक है ये 89 गया। फिर यहाँ पर आपको 627 आ गया, ठीक है ना। ये क्या लिख रहा है, ये आरोही हो गया, ठीक है, आरोही एक क्रम हो गया, ठीक है ना। इनको आरोही क्रम में सजाने के बाद में आपको बोला ना कि कितने जो है, देखिए बोल रहा है कि तो कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित है, यानी कितनी संख्याओं का स्थान जो अपरिवर्तित, अपरिवर्तित का मतलब बदलेगा नहीं, बाकी सबका बदल गया। देखिए यहाँ पर आपको 426 का बदल का क्या 125 आ गया, ये परिवर्तित हो गया है, ठीक ना। अब देखिए 125 का क्या लिख दिया, ये 357 आ गया, ये भी आपको परिवर्तित हो गया है। अब देखिए 357 को यहाँ पर क्या आ गया, ये 426 आ गया, ये भी परिवर्तित हो गया है। तो आपसे क्या पूछा है, अपरिवर्तित होना चाहिए, ठीक है ना, यह स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो देखिए अपरिवर्तित में यहाँ पर क्या दिख रहा है 400, देखिए 489 के 489 रहे,
ये आपको संख्या अपरिवर्तित नहीं हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए 400 यानी 627 दिए, तो 627 को भी क्या ये संख्या लिख रहे हैं, ये भी आपको अपरिवर्तित नहीं है। यानी दो ऐसी संख्या दिख रही है ना जो अपरिवर्तित है। कौन कौन सा संख्या है, तो देखिए यानी 489 और 627 दो संख्या है। तो दो संख्या को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित श्रृंखला का संभर ले और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको पूछा क्या है, देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है कैसे कितने विषम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक है और ठीक बाद भी एक विषम अंक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक देखिए निम्नलिखित श्रृंखला का संभर ले और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे और गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, ठीक है। इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है, सवाल देखिए यहाँ से पूछा है ऐसे कितने विषम अंक हैं, तो यहाँ पर आपको विषम अंक रखते हैं, ठीक है ना। ये विषम अंक दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको विषम अंक हो गया। यानी इन श्रृंखला में बताना कैसे कितने विषम अंक हैं जिनके पहले देखिए बोल रहा है कि जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले यानी विषम अंक है। तो यहाँ पर पहले भी क्या दिख रहा है, विषम अंक दिख रहा है, ठीक है ना। ये विषम अंक हो गया, ठीक है। पहले भी हमको विषम अंक और ठीक बाद भी क्या विषम अंक, यानी बाद में भी क्या दिख रहा है, ये विषम अंक दिख रहा है, ठीक है ना। ये विषम अंक, यानी इसका कहने का मतलब है कि आपको इन श्रृंखला में बताना है कैसे कितने यहाँ पर विषम अंक हैं जिनके पहले भी विषम अंक है जिनके बाद भी विषम अंक है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, सबसे पहले विषम अंक रखेंगे। मान लीजिए 3 का दिख रहे विषम संख्या दिख रहे, इसके पहले विषम संख्या क्या, इसके बाद विषम संख्या, ये तो होगा नहीं, ठीक ना, नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए 9 को रखते हैं तो 2 आ गया सम संख्या, नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए 7 को रखते हैं तो 8 2 दोनों आ गया, नहीं हो रहा है। अगर 1 को रखते हैं तो भी दोनों तरफ आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पर 4 5 7, देखिए अगर 5 को रखेंगे तो यहाँ पर सम संख्या आ गया पहले, लेकिन बाद में तो विषम संख्या आ गया, ये भी नहीं हो रहा है क्योंकि हमको दोनों तरफ विषम संख्या लाना है, ठीक ना, ये नहीं हो रहा है। और ठीक ना, और उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको क्या करते हैं, 5 3, हाँ देखिए ये क्या दिख रहे हैं, 5 दिख रहे हैं, 5 दिख रहे हैं ना। 5 के पहले भी देखिए यहाँ पर आपको विषम संख्या, 5 के पहले भी या 5 के बाद भी विषम संख्या गया। देखिए यहाँ पर आपको एक ऐसी संख्या दिख रही है और इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको एक ऐसी विषम संख्या है जिनके पहले भी विषम संख्या है जिनके बाद भी विषम संख्या है, तो एक दिख रहा है। तो एक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी भारत जो है ना आपको रुपया से समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि दक्षिण अफ्रीका जो है ना इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किससे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ना, भारत से रुपया कैसे समेत है, उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका को रखेंगे। देखिए भारत का मुद्रा क्या है, रुपया है, तो यहाँ पर आपको मुद्रा को रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपको अब मुद्रा हो जाएगा, ठीक है, मुद्रा, यानी भारत का मुद्रा रुपया है, उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मुद्रा हो गया, ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या होता है, यानी रैंड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको और रैंड हो गया, ठीक है, रैंड होता है। तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, रैंड हो गया। तो रैंड को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए ABC DW और एक से Y एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, यानी C के बाईं ओर से केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी C और W के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, W और X के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है, और D A के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। तो Y का निकटतम पड़ोसी और देखिए W नहीं है, तो बताना है कि B के दाईं ओर से कितने व्यक्ति बैठे हैं, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है ना, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि ABCD, ठीक है ना, W X और Y एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बैठाते हैं। देखिए कितने व्यक्ति हैं, 4 3 7 व्यक्ति, तो 1 2, ठीक है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर यहाँ पर आपको 7 हो गया। देखिए इधर से बाएं होता है, ठीक है ना, इधर से क्या होता है, ये दाहिने होता है, ठीक है। आगे देखिए बोल रहा है कि C के बाईं ओर 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, C के बाईं ओर, तो मान लीजिए यहाँ पर C रखते हैं, C के बाईं तरफ कितना गया, ये 2 व्यक्ति हो गया,
ठीक है, आगे देखिए, अब आगे बोल रहा है कि सी और डब्ल्यू के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो सी और डब्ल्यू के बीच में, तो सी हो गया, तो यहाँ पर आपको डब्ल्यू रखते हैं। सी और डब्ल्यू के बीच में 3 व्यक्ति है, ठीक है, 3 व्यक्ति बैठ गया। आगे बोल रहा है कि डब्ल्यू और एक्स के बीच में 1 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए यहाँ पर डब्ल्यू हो गया, यहाँ पर एक्स रखते हैं, इन दोनों के बीच में 1 व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक ना। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि डी और ए के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, लेकिन डी जो है ना, डी वो ए के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। तो ए को यहाँ पर रखते हैं, इसके पहले क्या गया, ये बाईं ओर डी आ गया, ठीक है ना, ये पड़ोस में बैठा है, ठीक है। आगे दिख रहा है कि वाई का निकटतम, देखिए वाई डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो वाई है ना, वाई वो डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो डब्ल्यू को यहाँ पर रखेंगे, सॉरी यहाँ पर वाई का यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि डब्ल्यू को नहीं हुआ। फिर यहाँ पर आपको एक्स आ गया, नहीं एक्स तो है, ठीक ना। यहाँ पर आपको बी आ जाएगा, ठीक है, बी हो गया। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए बी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो बी के बाद दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये बी हो गया। बी के दाईं तरफ से केवल 1 व्यक्ति बैठा है, बी के दाहिने तरफ से केवल 1 व्यक्ति बैठा है, तो 1 हो गया। तो 1 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए है, इन तीनों शब्द को तना की आपस में कैसे समझते हैं और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको जानवर दिया है, घोड़ा दिया है और यहाँ पर पेड़ दिया है। इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन है यहाँ पर आपको जानवर दिख रहा है, यानी जानवर हो गया, ठीक है ना। जानवर, जानवर के अंदर में घोड़े आते हैं, जानवर के अंदर में क्या है गया, यहाँ पर आपको घोड़े आते हैं, जानवर के अंदर में घोड़े आते हैं। और यहाँ पर क्या, जानवर के अंदर में पेड़ आता है, नहीं आता है, पेड़ आपको अलग बन जाएगा, ठीक ना। तो पेड़ आपको ऐसे बन गया, ठीक है, पेड़ हो गया। देखिए सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको जानवर दिख रहा है, ठीक है ना। जानवर, जानवर के अंदर में यहाँ पर घोड़ा आ जाएगा और पेड़ आपको अलग बनेगा। इस तरह का वेंडिग्राम बनेगा। इस तरह का वेंडिग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए आदित्य बिंदु ए से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 11 किलोमीटर ड्राइव यानी गाड़ी चलाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और यहाँ पर 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, वह अंत में बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। तो बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि एक आदित्य है, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि आदित्य बिंदु ए से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 11 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। उससे पहले यहाँ पर आपको एक डायग्राम को बनाते हैं, जिससे यहाँ पर आपको ये पूर्व होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, ये पश्चिम होता है, ठीक है। ऊपर में उत्तर होता है, ठीक है, और नीचे क्या होता है, ये दक्षिण होता है, ठीक है ना। ये दक्षिण हो गया है, ठीक है। अब तो डायग्राम बना दिए, लेकिन आपको बोल क्या रहा है कि आदित्य जो है ना वो ए से चलना शुरू किया और यहाँ पर उत्तर दिशा में कितना 11 किलोमीटर चला है। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर ए को रखते हैं, ठीक है, ये आदित्य हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर आपको उत्तर की तरफ चला 11 किलोमीटर चला है, ठीक है, 11 किलोमीटर हो गया। अब आगे बोल रहा है कि देखिए फिर वह बाएं मुड़ता है और गाड़ी 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक है ना, चलाता है। देखिए यहाँ पर आपको बाएं मुड़ेंगे तो बाएं इधर होता है, ये कितना चल रहा है, 6 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक है। बाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ेंगे तो इधर आएंगे, ये 17 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, ठीक है ना, ये 17 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब फिर वह बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ेंगे और 13 किलोमीटर चलाएंगे, ठीक है ना, ये 13 किलोमीटर गाड़ी चला दिया है, ठीक है, चलाता है। और आगे बोल रहा है कि वो अंत में बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर अंत में बाएं मुड़ते हैं, बाएं मुड़ेंगे तो 6 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे, ठीक है ना, 6 किलोमीटर हो गया। और बिंदु पी पर रुक जाता है। देखिए बोल रहा है कि और बिंदु पी पर रुकता है, तो बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में आनी गाड़ी चलाना चाहिए। देखिए अब इसे कहने का मतलब होगा कि यहाँ पर पी पर तो रुक गया, ठीक है ना, तो पी से हमको ए पर दोबारा जाने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए। तो पहले दिशा देखिए, यहाँ पर आपको इधर से ऐसे जा रहे हैं, तो जब इस डायग्राम में देखिए इधर से ऐसे जा रहे हैं, इसका मतलब ये पश्चिम हो गया है। तो पश्चिम में देखिए कौन कौन सा दिया है, यानी ए देखिए बी में, इसको छोड़िए, देखिए ए में पश्चिम दिया है और बी में दिया है और सी में नहीं दिया है, ठीक है ना। देखिए डी में दिया है और ए में दिया है, दोनों में दिया है, ये तो पश्चिम की तरफ। लेकिन अब कितने किलोमीटर हो गए आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान से देखिए,
ये क्या दिख रहा है, अगर यहाँ से रखेंगे तो ये कितना है, ये 6 किलोमीटर हो गया है, ये भी आपको 6 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर देखिए ये टोटल कितना दिख रहा है 13, अगर 13 में से 6 घटा लेंगे तो बचेगा कितना है, जब 13 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा कितना, यहाँ पर आपको 8 बच जाएगा, 7 बचेगा ना, यहाँ पर 7 बच गया, क्योंकि 7 बच गया, ये 7 किलोमीटर हो गया है। तो 7 किलोमीटर आपको 13, देखिए 7 किलोमीटर पश्चिम की तरफ, तो 7 किलोमीटर पश्चिम किस ऑप्शन दिया है, तो देखिए पश्चिम में 7 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ भागा है, ठीक है, और भागा का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा, आपको इसी बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक समीकरण दिया है, इन समीकरण में चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण का चिन्ह को बदलते हैं, बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए ये बोल रहा है कि यदि प्लस का अर्थ क्या है, माइनस, तो प्लस कहाँ दिया, इसके जगह पर माइनस रखेंगे। आगे दिया है कि माइनस का अर्थ गुना, यानी माइनस की जगह पर गुना रखेंगे, ठीक है। अब गुना का अर्थ क्या दिखा रहा है, भागा, तो गुना की जगह पर भागा रख लेते हैं, और भागा का अर्थ क्या दिखा रहा है, प्लस दिखा रहा है, तो यहाँ पर आपको भागा की जगह पर प्लस रख लिए, ठीक है ना। अब तो समीकरण को चेंज करना, समीकरण को बनाना है, क्योंकि चिन्ह तो चेंज कर दिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको 187 आ गया, गुने कितना आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, फिर यहाँ पर प्लस आ गया, यहाँ पर 117 दिख रहा है, अब फिर माइनस कितना दिख रहा है, 325 दिख रहा है, ठीक है ना। फिर भागा कितना दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है, ये प्रश्नार्थक ने गया। देखिए तो 6 5 30 है, यहाँ पर 6 5 30 हो गया, 50 25 हो गया, 6 5 30 है, ठीक है, 50 25 65, ये 65 में कट गया। अगर ये देखिए 187 में ना अगर 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 700, यहाँ पर 48 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर प्लस में 117 को रखेंगे, ठीक है, 117 आ गया। फिर यहाँ पर माइनस कितना करेंगे, 65 करेंगे, ठीक है, ये प्रश्नार्थक चिन्ह गया, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को आपस में पहले जोड़ेंगे, देखिए 117 को और 748 को जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 800, यहाँ पर 65 आ जाएगा, ठीक है ना, 865 आ गया। अब 865 में से 65 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 800 बच जाएगा, कितना बचेगा, 800 बच गया। तो यानी प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, 800 हो जाएगा। तो 800 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देख कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है, कथन के आधार पर ग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, कथन बोलकर है, इसके आधार पर डिग्राम को बनाते हैं, ठीक ना। देखिए कथन क्या बोल रहा है, यानी कुछ लंबा, यानी लाबा, यानी लाबा दिया, ठीक है ना, लामा, ठीक है, कुछ लंबा क्या है, ये भेड़ है, तो यहाँ पर लामा को रखते हैं, ठीक है ना, ये लामा दिया है, ठीक है, लामा दिया है, कुछ लामा क्या है, वो भेड़ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको भेड़ में रखते हैं, ये भेड़ हो गया, कुछ लंबा क्या दिख रहा है, भेड़ है। आगे बोल रहा है कि सभी भेड़ खच्चर है, जो सभी जो भेड़ है ना वो क्या है, खच्चर है, तो यहाँ पर खच्चर को रखते हैं, ठीक है, खच्चर हो गया। आगे बोल रहा है कि कोई खच्चर कबूतर नहीं है, हाँ तो कोई जो खच्चर है ना वो कबूतर नहीं है, ठीक है, ये कबूतर हो गया, ठीक है, कबूतर नहीं है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डिग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष पहला में दिखा रहा है ना, यानी कुछ लामा खच्चर हैं, तो कुछ जो लामा है ना, तो यहाँ पर आपको देखिए लामा हो गया, ये कुछ लामा क्या दिख रहा है, खच्चर दिख रहा है, हाँ कुछ लामा तो खच्चर दिख ही रहा है, ये सही बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप ई है ना, देखिए ई वाला आपको सही बोल रहा है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कोई भेड़ कबूतर नहीं है, जो कोई भेड़ है ना, तो मान लीजिए ये भेड़ दिख रहा है, कोई भेड़ क्या कबूतर है, नहीं है, ये तो सही है बोल रहा है, यानी कोई भेड़ कबूतर नहीं है, दोनों आपको सही बोल रहा है। जब दोनों आपको सही बोल रहा है तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों समझ करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए 1/20 है, 1/20 और यहाँ पर 10/80 का कितना प्रतिशत है, आपको इसी बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 1/20 है, ठीक है ना, यानी यहाँ पर हो गया कि 1/20, ठीक है, 1/20 है, 1/20 को तो सबसे पहले देखिए ना, यहाँ पर अभिष्ट प्रतिशत को रखते हैं, यानी अभिष्ट, ठीक है ना, ये प्रतिशत पूछा है ना, तो अभिष्ट प्रतिशत हो गया, ठीक है, अभिष्ट प्रतिशत। देखिए तो 1 बाटा यहाँ पर कितना गया, 20 आ गया है, फिर बाटा में कितना रखते हैं, यहाँ पर आपको 10/80, तो ठीक है ना, यानी 10/ यहाँ पर आपको 80 कर लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्रतिशत का मतलब 100 हो गया है, ठीक है। अब इसको चेंज करेंगे, जब इसको चेंज करेंगे तो देखिए 1 बाटा में यहाँ पर 20 आ गया है, अब इसको पलटेंगे तो कितना गया,
इधर गुना कर लेंगे ना। अब फिर यहाँ पर 80 बटा में कितना आ गया, ये 10 आ गया, फिर गुना कितना आ गया, 100 आ गया। एक दो जीरो से 2 जीरो काट दिए, ठीक है। अब 20 चौके 80 हो गया, यानी आपको 40 आ गया। कितना आ गया, 40 आ गया। यहाँ पर आपको 40% आ गया। तो आपसे पूछा क्या था, यानी इतना का कितना प्रतिशत होगा, तो 40%। तो 40% को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए 5700 की राशि पर यानी वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का मिश्रण ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि 5700 रुपये है, ठीक है, यानी 5700 की राशि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले यानी 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में मिश्रण बताना है कितना होगा। यानी देखिए ये 5700 रुपये है, जिसमें बोल रहा है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यानी 2 वर्षों में, और मिश्रण ज्ञात करना है। क्या करना है, मिश्रण, यानी मिश्रण बराबर यानी CI, ठीक है ना, मिश्रण हो गया CI, ठीक है। अब इसको बराबर करना है, ठीक है ना। तो देखिए इसके फॉर्मूला होता है A + B, और फिर यहाँ पर प्लस होता है A गुने B हो गया, फिर बटा में 100 होता है, ये परसेंटेज में आता है, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब इसी फार्मूला पर हमको बैठा देना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मिश्रण CI, हाँ यहाँ पर देखिए ए का मान कितना दिया है, तो मान लीजिए 10 हो गया, ठीक है, और 10 हो गया, फिर प्लस में 10 हो गया, और फिर प्लस में 10 हो गया, और 10 गुने 10 हो गया ना, 10 गुने 10 हो गया, ए का मान B के मान दोनों का 10 हो गया, ठीक है, और बटा में 100 हो गया, ठीक है ना। 1 जीरो जो 2 जीरो से काट दिए तो कितना गया, 10 10 20 हो गया, 20 से 21 हो गया। अगर इसको मान लीजिए रखते हैं, इसको रखेंगे ना, ये 21% आ गया। कितना का, ये 21% आ गया। जब 21% आ गया तो आपसे बोला क्या, आपसे बोला कि मिश्रण बराबर, देखिए यहाँ पर आपको मिश्रण रखते हैं, ठीक है ना, मिश्रण, ठीक है, ये मिश्रण। तो मिश्रण बराबर कितना हो गया, ये 5700 दिया है, ठीक है ना। ये मिश्रण कितना दिए, ये 5700 राशि दिए। 5700 के क्या करेंगे, 121%, क्योंकि 21% है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे ना, यहाँ पर आपको जोड़ेंगे, तो जोड़ देंगे तो कितना गया, 121% आ गया, ठीक है। परसेंटेज का मतलब 100 हो गया। तो यहाँ पर नीचे भी आपको क्या करते हैं, 100 रख लेंगे, पहले लिख लिए, देखिए 100 हो गया, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। अब देखिए 121 में और 57 से गुना करेंगे, 121 में और 57 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 68 और 97 आ जाएगा। तो 68 और 97 क्या आ गया, रुपया में है ना, यहाँ पर रुपया में दिया तो रुपया में रखेंगे, ठीक है, ये रुपया आ गया, ठीक है। अब देखिए तो आपसे वही पूछा था कि 2 वर्षों में का मिश्रण ज्ञात कीजिए, तो मिश्रण हो गया। तो मिश्रण कितना गया, देखिए यहाँ पर आपको 68 और 97, 68 और 97 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी संख्या के 20% को यानी 72 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होगी, उसी संख्या का 75% कितना है, आपको इसी को बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए यदि किसी संख्या के, मान लीजिए किसी संख्या के 20%, ठीक है, 20% अब में 72 जोड़ दिया जाए, किसी संख्या में 20% को 72 जोड़ते हैं तो जो परिणाम आएगा ना, उसमें क्या करेंगे कि उसी संख्या को 75% कितना है, आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मानते हैं किसी संख्या को, तो किसी संख्या को, तो मान लीजिए 100, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर पहले 20 रखते हैं, ठीक है ना। ये 20% हमें क्या करते हैं, 72 को जोड़ देंगे, और बराबर किसी संख्या, मान लीजिए 100 संख्या, यानी 100% संख्या हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इधर आपको 20% हो गया, इधर 100% हो गया। अगर 100 में से 20 घटाएंगे तो 80% हो गया, यहाँ तक तो ठीक है। ये बराबर में 72 चल गया, ठीक है ना। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए 100 रख लेंगे, ये परसेंटेज को हटा देते हैं, ठीक है ना। देखिए ये परसेंटेज आपको हटा दिया, अब तो कितना आ गया, 100 आ गया, ठीक है। अब देखिए तो 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, ठीक है ना, यानी 8 9 72 हो गया, ठीक है, 8 9 72 हो गया, ठीक है, 9 आ गया। तो अब कितना आ गया, देखिए तो यहाँ पर आपको 10 यानी 10% बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। जब 10% बराबर 9 आ गया तो आपसे बोला क्या, 75%। तो देखिए यहाँ पर आपको 75% आ गया, ठीक है। अब 75% के बराबर बोल रहा है कि उसी संख्या के, जो संख्या आ गया उसका 75% कितना है, तो 75% देखिए 9 बटा में 10 आ गया, फिर इसके क्या आ गया 75%, यहाँ पर 75% हो गया। अब देखिए
अब इसको गुना करेंगे, 75 में 9 से गुना करेंगे ना, और एक पॉइंट के 0 करेंगे, ठीक है। तो कितना देगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए 9 आ गए ना, तो तितली के 9 नहीं हो रहा है, यहाँ पर आपको नहीं हो पाएगा। क्या करते हैं, गुना करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 67.5 आ गया, यानी 67.5 आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि यहाँ पर उसी संख्या कितना प्रतिशत होगा, तो यहाँ पर 67.5 है। तो 67.5% को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो किस ऑप्शन में दिए, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, 67.5 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।